consider a long, infinite, horizontal plate in the x direction, and fluid over it. ठीक है, ये जो सेंटेंस है हमने क्या कहा कि आप एक y x आप एक लॉन्ग इन्फिनिट लेंथ की हॉरिजॉन्टल प्लेट लें व्हेन y इज इक्वल टू 0, और ये प्लेट जो है ये मूव करेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी और इसके ऊपर जो है ये फ्लूइड पड़ा हुआ है। ठीक है, ये स्टोक्स ने सबसे पहले ये प्रॉब्लम जो है उसको डिजाइन किया और फिर उसको सॉल्व भी किया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या है कि प्लेट के ऊपर जो है वो फ्लूइड पड़ा हुआ है। वो कहते हैं जैसे सडनली ये प्लेट मूव करती है तो इसके ऊपर जो फ्लूइड पड़ा हुआ उसका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जो है वो y डायरेक्शन में अकर होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लिखेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू equal to 0, both the fluid and plate are at rest. ठीक है, are at rest, यानी जब टाइम 0 होगा तो प्लेट और फ्लूइड जो है ये दोनों रेस्ट कंडीशन में होंगी। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन टाइम t पॉजिटिव, यानी जब आपका टाइम स्टार्ट होगा, द प्लेट स्टार्ट्स टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी with constant velocity in its own plane, कि यानी जब टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो ये प्लेट जो है ये x डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u। ठीक है, तो नेक्स्ट बाय अप्लाइंग by
of continuity, equation of continuity and Navier-Stokes equation, ठीक है। अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखेंगे और नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। सबसे पहले मैं ये आपको assumptions जो है वो बता दूं। ये देखिएगा assumptions क्या है वो आप पहले नोट कर लें कि assumptions क्या है। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था एग्जैक्टली वैसे ही हम पहले assumptions लेंगे। assumptions नंबर 1, incompressible viscous fluid, incompressible viscous fluid. Number 2, no body force is considered, हम body force को consider नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर 3, dp over dx in x direction is negligible. Number 4, unsteady flow. Okay. Number 5, one-dimensional flow, कि ये जो फ्लो है हमारा एक ही डायरेक्शन में है, one-dimensional flow, ठीक है। तो ये हमने assumptions हैं इसके ऊपर लगा दी। अब सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसको जस्टिफाई करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे कि वो कैसे सेटिस्फाई होती है। अगर आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर सेटिस्फाई ना हो तो आपका प्रॉब्लम जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? पार्शियल u ओवर पार्शियल x पार्शियल v ओवर पार्शियल y पार्शियल w ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू 0। और ये आपको पता है कि जो वेलोसिटी है वो वन डायमेंशन है, vw 0 है। तो ये देखिए w 0, ये चीज 0, आपके पास आ गया पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू 0, दैट इज u इज अ कांस्टेंट, जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था।
ठीक है, तो u अगर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव भी जीरो होगा, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो राइट साइड जीरो आ गया। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये जस्टिफाइड हो गई है। अब हम नील-स्टोक्स इक्वेशन जो है वो लिखेंगे और अपनी तमाम असम्पशन जो है उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तमाम फ्लूइड के प्रॉब्लम में हम इसी तरह से ही मूव करेंगे। तो देखें रो तीन होंगे पार्शियल u ओवर पार्शियल t, u पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस v पार्शियल u ओवर पार्शियल y, w पार्शियल u ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू, मैं सिर्फ एक इक्वेशन लिखूंगा, बाकी वाली इक्वेशन जो है वो आपको ऑलरेडी पता है। सॉरी, म्यू पार्शियल p ओवर पार्शियल x प्लस म्यू टाइम्स पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल z स्क्वायर प्लस, सर उधर से नजर नहीं आ रहा, रो जी एक्स। बेटा ये नजर नहीं आ रहा ना, लेकिन आपको पता है ना कि इक्वेशन क्या है कि नहीं पता? ये हम दूसरी तीसरी दफा लिख रहे हैं, उसमें सर कौन पता है सर? ठीक है, अब आपने क्या करना है कि assumptions लगानी है। दूसरी इक्वेशन तीसरी इक्वेशन वो वैसे ही है, तो इसमें देखें आपका फ्लो जो है वो वन डायमेंशनल है, जिसमें v भी जीरो है और w भी जीरो है। ओके हो गया? ये पार्शियल u ओवर पार्शियल x अभी हम करके आए हैं, ये भी जीरो है, तो आपकी जो लेफ्ट साइड है ये इसके इक्वल आ गई पार्शियल u ओवर पार्शियल t के। बाकी ये सारा पार्ट जो है ये वाला ये जीरो हो गया, ये वाला पार्ट जो, ठीक है। हमने कहा कि प्रेशर ग्रेडियंट हम नहीं लेंगे, तो लिहाजा ये टर्म भी जीरो हो गई, ठीक है। हमने कहा हम बॉडी फोर्स भी नहीं लेंगे, तो ये भी जीरो हो गया। तो हमारे पास जो टर्म यहाँ पे बचेगी, चूंकि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो u का फंक्शन है, तो ये चीज बचेगी। जो इसी की सेकंड इक्वेशन होगी, वहां से आपके पास आएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू जीरो, पार्शियल p ओवर पार्शियल z इक्वल टू जीरो और पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू जीरो। जैसे हमने पहले किया था, ये देखें हमारे पास आ गई चार इक्वेशंस। हमने इसको एक्सप्लेन किया था, हमने कहा कि ये पार्शियल u ओवर पार्शियल x अगर जीरो है तो इसके तमाम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी जीरो होंगे, लिहाजा यहां से हमें ये पता चलता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और ये जो है पार्शियल p ओवर पार्शियल रो और पार्शियल p ओवर पार्शियल z, इससे हमें क्या पता चलता है कलेक्टिवली कि प्रेशर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y z, ठीक है। ये y z का फंक्शन x का फंक्शन होगा, ठीक है। तो वो x का फंक्शन है और x के बारे में हम ऑलरेडी बात करके x डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट जीरो है, तो मेरे पास सिर्फ ये इक्वेशन बची है, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो दोबारा से लिखता हूं। अब मुझे लेनी है बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन, मेरे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है सेकंड ऑर्डर की। अब जो प्रॉब्लम मैंने कंसीडर किया है, वहां से मैंने देखना है कि इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन जो है वो क्या बनती है, ठीक है। आपके पास ये प्रॉब्लम बन गया जी, पार्शियल u ओवर पार्शियल t म्यू पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल t म्यू ओवर रो पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y
स्क्वायर, आपको पता है कि ये न्यू के इक्वल होता है, ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया। आप इसके ऊपर आ जाएंगे इनिशियल कंडीशन, ठीक है, u y ऑफ 0 जो कि टाइम पे होती है, वो हमारे पास है 0। नेक्स्ट आ जाएगा बाउंड्री कंडीशन, हमें पता है वो वेरिएबल पे होती है और वो जो है वो प्लेट कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। उसके बाद है नेचुरल कंडीशन कि u y ऑफ t अप्रोचेस टू 0 as y approaches to infinity, ठीक है, इसको कहते हैं नेचुरल कंडीशन। ये देखिएगा ये y है, तो आप देखिए जैसे जैसे मैं y की तरफ जाता जाऊंगा बहुत ऊपर, तो जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे अप्रोचेस का वर्ड जो है वो यूज किया है कि व्हेन वी मूव y approaches to infinity, ठीक है, तो मेरे पास वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। तो ये मेरे पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं यहाँ पे उसको कंप्लीट सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। ये वो है न्यू पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इनिशियल कंडीशन, ये दोनों बाउंड्री कंडीशन यानी नेचुरल कंडीशन। अब ये पीडी है, अब मेरा टारगेट ये है कि मैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ओडी में कैसे कन्वर्ट करूं, क्योंकि ओडी में हमारा टारगेट ये होता है कि हम इसको किसी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में, तो मेरा सॉल्यूशन जो है वो इजीली आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें ओडीज में कन्वर्ट करने के लिए हम सिमिलैरिटी यूज करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं और फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, हेंकल ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो है टेक्निक जो आपने पढ़ी होती है ऑलरेडी, वो हम यूज करते हैं। तो ये तमाम वो वेज हैं जिनकी मदद से हम पीडीज को बॉडी में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड, ठीक है। तो मैं आपको पहले लैप्लास की डेफिनेशन बता दूं, ये हमेशा टाइम फंक्शन के टाइम डोमेन फंक्शन पे अप्लाई होता है। तो लैप्लास की डेफिनेशन क्या है, f ऑफ t, ठीक है, इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस st f ऑफ t dt, where real of s ग्रेटर देन 0, यानी ये जो s है ये ट्रांसफॉर्म पैरामीटर है। इसमें हमारा टारगेट क्या होता है कि हम t से s वेरिएबल में चेंज करते हैं अपनी पीडीज को। इसमें हम टाइम जो वेरिएबल है उसको हम एलिमिनेट करके उसको s में कन्वर्ट करते हैं और ये इसका फार्मूला है। ये वो फंक्शन होता है जिसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं और ये जो एक्सपोनेंशियल आपको नजर आता है जिसको कहते हैं कर्नल, ठीक है, क्योंकि जितने भी इंटीग्रल ऑपरेटर्स होते हैं उनके कर्नल्स होते हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस टाइप होते हैं। तो कर्नल बेसिकली जो है बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करके उसको इजी करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये चूंकि हमारे पास जो है वो इंटीग्रल है और इस इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या है कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट भी होता है और इसके नेचर टाइप जो है वो क्या है कि ये लिबैग इंटीग्रल है। आपने दो तरह के इंटीग्रल जो हैं वो बेसिक क्लासेस में मास्टर लेवल पे पढ़े होंगे, रीमान इंटीग्रल और लिबैग इंटीग्रल। तो ये लिबैग इंटीग्रल है और साथ साथ ये कन्वर्जेंट भी है।
और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, रियल ऑफ एस। एस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, उसका जो रियल नंबर है, रियल नंबर वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये लेप्लास की कंप्लीट डेफिनेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जो है, इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं ये कंडीशन जो है यहां से रेज कर दूं, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि इस डेरिवेटिव को मैं लेप्लास को अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो इक्वेशन है इसको मैं दोनों तरफ e पावर माइनस एस से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और इसको 0 टू इंफिनिटी जो है वो इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे भी टाइम का फंक्शन है, यहाँ पे भी टाइम का फंक्शन है, तो दो सेम वेरिएबल के फंक्शन जब प्रोडक्ट में आते हैं तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें हम फर्स्ट फंक्शन किसको चूज करें और सेकंड फंक्शन किसको चूज करें, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से आता है। आप जब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो लेफ्ट साइड पे वो ये आ जाएगा, y ऑफ s माइनस u बार y ऑफ 0। जब आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, इसके ऊपर लिमिट्स लगाएंगे, तो आपकी लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई होने के बाद ये आएगी, फिर ये न्यू आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये टाइम का फंक्शन है और ये y का फंक्शन है, तो ये आपके पास सिंपली आ जाएगा पार्शियल u y ऑफ s डिवाइडेड बाय पार्शियल y स्क्वायर। सर लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक है जी, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो u था ना हमारा, एक्चुअली वो था y ऑफ t का फंक्शन। अब ये ट्रांसफॉर्म हो गया मेरे पास y से s में, तो अब ये बन गया मेरे पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन, क्योंकि s तो कोई कांस्टेंट है। तो जब ये एक वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तो ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है इसको मैं टोटल डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दूंगा। तो जैसे ये टोटल डेरिवेटिव में आ जाएगा तो ये मेरे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेगा। इसको कहते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करती है कि पीडीज को अलजेब्राइक डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिसको सॉल्व करना इजी है। अब जैसे कि ये हमारे पास इक्वेशन के ऊपर सिमिलरली आपके पास जो बाउंड्री कंडीशंस होंगी आपने उनका भी लेप्लास लेना है, ठीक है। u बार 0 ऑफ s, जहां जहां t है वो s में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। u चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का लेप्लास होता है 1 ओवर s, ठीक है। y ऑफ s अप्रोचेस टू 0 as y अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो अब ये देखें, ये जो बार है ना, बार मींस कि आपने लेप्लास लिया है, ठीक है। बार जस्ट डिनोट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y u y ऑफ t। तो अब ये कंडीशन जो है इनिशियल कंडीशन हम यहाँ पे यूज कर देंगे, ये किसके इक्वल है, 0 के। तो ये टर्म जो खत्म हो जाएगी तो हमारे पास जो फॉर्म बन जाएगी, ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दी इनिशियल, तो हमारे पास ये चीज रहेगी, ठीक है। तो अब ये ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर है और हमारे पास दो ही कंडीशंस हैं। तो अब हम इनको जो है वो इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। कि इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व, पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको मैं लिखता हूं और इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करते हैं ऑर्डर के साथ। du बार ओवर dy स्क्वायर इज इक्वल टू s ओवर u बार, ठीक है। इसको अगर आप अरेंज करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा du बार ओवर dy स्क्वायर इज इक्वल टू s ओवर u बार, ठीक है। अब आप इसकी पहले एक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, d स्क्वायर इज इक्वल टू s ओवर न्यू, इसके रूट्स फाइंड करें, प्लस माइनस s ओवर न्यू। तो आपको पता चला कि रूट्स जो है ये डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा
कि अगर रूट्स आपके डिस्टिंक्ट हों तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y of s is equal to c1 e power minus y s over q plus c2 y s over q। तो ये मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया। इसमें c1 c2 जो ये कांस्टेंट है, इनको हम डिटरमिन करेंगे, पहले ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो जब भी आप सॉल्यूशन फाइंड करें, सबसे पहले आपने इंफिनिटी वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। उसमें क्या करेंगे, y की जगह पे आप इंफिनिटी पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर। ये जो आपने सॉल्यूशन फाइंड किया है, इसमें आपने कंडीशन अप्लाई करनी है। तो पहले आपने कौन सी कंडीशन अप्लाई किया करनी है, इंफिनिटी वाली। तो क्या करना है कि y अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसमें लगा दें ये लेफ्ट साइड 0, c1 e पावर माइनस इंफिनिटी प्लस c2 e पावर इंफिनिटी, 0 c1 e पावर इंफिनिटी प्लस c2 e पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू c1 e पावर इंफिनिटी इंफिनिटी प्लस c2 e पावर इंफिनिटी। ठीक है, समथिंग ओवर इंफिनिटी 0 प्लस c2 e पावर इंफिनिटी और 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे, c2 e पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, e पावर इंफिनिटी नेवर 0, दिस इंप्लाइज दैट c2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे c2 की, ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ स्टेप कर दिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे इनको मसला होता है। तो ये जो c2 है ये मेरे पास 0 हो गया। ठीक है, अब जो मेरे पास एक्सप्रेशन बचेगा, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। तमाम क्वेश्चन के अंदर पहले आपने इंफिनिटी वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी है। u इज इक्वल टू c1 e पावर माइनस y s ओवर न्यू। ठीक है, ये पहले यहाँ पे लिख लें, u बार y, सॉरी 0 ऑफ s। ठीक है, अब आपने इसमें y की जगह पे 0 पुट करना है, y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास u के इक्वल है c1 e पावर 0। तो यहां से आपको c1 की वैल्यू मिल जाएगी u ओवर s। ठीक है, u ओवर s। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, u बार y ऑफ s इज इक्वल टू u ऑफ s e पावर माइनस y s ओवर न्यू। ठीक है, ये आपका आ गया सॉल्यूशन। लेकिन अभी ये ट्रांसफॉर्म डोमेन में है। अब हम इनवर्स लैप्लास अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग इनवर्स ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास। तो ये आपके पास बार से दोबारा हम u में आ जाएंगे और s को हम दोबारा t में ले आएंगे। तो इसका फार्मूला पहले आप लिख लें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ओवर s e पावर y, या आप इसको यूं भी लिख लें, a माइनस a इंटू s इज इक्वल टू एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट a ओवर 2 पाई t स्क्वायर रूट। ठीक है, ये फार्मूला है इसका इनवर्स का। ये आपको डायरेक्ट टेबल जो है ये मिल जाएंगे। ये आपके पास आ गया u, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट y ओवर 2 पाई न्यू t। ठीक है, क्योंकि ये न्यू भी स्क्वायर रूट में है, तो जब यहाँ पे आएगा तो इनके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये आपका रहा जी सॉल्यूशन विद लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये सॉल्यूशन इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो वो हम चेकिंग करेंगे। जैसे मैंने आपको स्टेप लिखवाए थे सारे 8 से 9, ये इसका फार्मूला है इस एक्सप्रेशन का इनवर्स निकालने का। बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी वेबसाइट्स पे, बहुत सारी जगहों पे लैप्लास के टेबल मौजूद हैं, आप उनके प्रिंट आउट ले लें।
और अपने पास रख लें ताकि आप लोगों को वो प्रोजेक्ट में जो है वो हेल्प करे इन्वर्स फाइंड करने में। तो अब ये जो मैंने सोल्यूशन निकाला है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन जो है ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो हमारा सोल्यूशन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, u एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट y over 2 पाई न्यू टी। ठीक है, ये चीज है। आई थिंक ये पाई नहीं आएगा, सॉरी, पिछले सोल्यूशन में ये पाई नहीं आता, इसमें नोट कर ले बेटा, फार्मूले के अंदर भी पाई जो है ये नहीं आता। अब देखें जो हमारे पास कंडीशन थी y इंफिनिटी वाली, ठीक है, वो उसमें मेरे पास इस वेलोसिटी का आंसर 0 आना चाहिए। तो मैंने कहा कि y अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो u इज इक्वल टू u बार एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट इंफिनिटी डिवाइडेड बाय न्यू t इज इक्वल टू u टाइम्स एरर फंक्शन ऑफ इंफिनिटी। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी जो है वो आप लिख लें। ठीक है, सिंस एरर फंक्शन ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, ये आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एरर फंक्शन। ये गॉस का एरर फंक्शन है, इसको कहते हैं एरर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ गॉस। तो ये 0 के इक्वल होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जब ये होगा तो ये मेरे पास u इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास जो है नेचुरल कंडीशन वो ट्रू होगी। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी, when y is equal to 0, u is equal to error function complement 0 over ना 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 ना, ये गलत तो नहीं कर गया, गलत कर गया बच्चों, ये नोट कीजिएगा जरा। यहाँ पे 0 वाली कंडीशन अप्लाई करनी है हमने, when y is equal to 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 0, और एरर फंक्शन 0 जो है ये आपके पास 1 के इक्वल होता है। एरर फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन हमारे पास ये थी, तो ये आपके पास आ जाएगा u। ये करेक्ट कर लें, व्हेन y इज इक्वल टू 0, y 0, 0 ओवर समथिंग 0, एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो ये u इज इक्वल टू कैपिटल U, तो ये हमारे पास हो गया। अब आता है इनिशियल कंडीशन, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा y ओवर न्यू 0 इज इक्वल टू u टाइम एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट समथिंग ओवर 0 इंफिनिटी, ठीक है, इज इक्वल टू 0 बिकॉज एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टीज हैं एरर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रॉपर्टीज है। तो यहां से मुझे क्लियर हो गया कि मेरा सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट है, मेरा सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट है। इस टॉपिक में आप लोगों ने कुछ पूछना है या आप लोगों को कहीं पे समझ नहीं आई तो वो आप पूछें। फिर आगे ये समझ। ठीक है, तो अब आप लोगों को जो प्रोजेक्ट है वो असाइन कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह, और आप